हर अर्थव्यवस्था के पीछे ना एक बहुत बड़ी खींचतान चलती रहती है। एक ऐसी लड़ाई जो हमें सीधे तौर पे दिखती नहीं, पर हम सब पर असर डालती है। ये लड़ाई है पैसों पर कंट्रोल को लेकर। तो चलिए आज इसी खींचतान की तह तक चलते हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस की जड़ है। मतलब फैसले कौन ले, वो लोग जिन्हें हमने चुनकर भेजा है या फिर वो एक्सपर्ट्स जिनका काम ही इकोनॉमी को समझना है। यहीं से सारा संघर्ष शुरू होता है। तो यहाँ पर जो टकराव है वो एकदम साफ साफ दिखता है। एक तरफ है सरकार, जिसका ध्यान अक्सर अगले चुनाव पर होता है, उसे ग्रोथ दिखानी है, नई नई स्कीमें लानी है। और दूसरी तरफ है सेंट्रल बैंक, जिसका काम है लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था की सेहत का ख्याल रखना, मतलब महंगाई को काबू में रखना, सिस्टम को स्थिर रखना। दोनों के लक्ष्य और सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों दशकों तक पूरी दुनिया इस बात पर सहमत थी कि सेंट्रल बैंक को राजनीति से अलग थलग यानी स्वतंत्र ही रखना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत मजबूत आर्थिक तर्क है। इसे कहते हैं टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर है बहुत सिंपल। सोचिए, कोई सरकार चुनाव से ठीक पहले इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए ज्यादा नोट छाप सकती है। इससे थोड़े टाइम के लिए तो लगेगा कि वाह क्या ग्रोथ है, लेकिन लंबे समय में इसका नतीजा सिर्फ एक ही होता है, जबरदस्त महंगाई। अर्थव्यवस्था को कोई असली फायदा नहीं होता। और ये बात एक बहुत ही सीधे साधे सिद्धांत पर टिकी है कि जो पैसा खर्च करता है यानी सरकार, और जो पैसा बनाता है यानी सेंट्रल बैंक, जब ये दोनों अलग अलग होते हैं ना, तो सिस्टम में लोगों का और बाजार का भरोसा बढ़ता है, एक स्थिर इकॉनमी बनती है। और इसी सोच ने ना पूरी दुनिया में एक आम राय बनाई। ये माना गया कि जब सेंट्रल बैंक्स आज़ाद होते हैं तो महंगाई पर बेहतर कंट्रोल रहता है, बाजार में उतार चढ़ाव कम होता है, और सबसे बड़ी बात, लोगों को ये डर नहीं सताता कि महंगाई बेकाबू हो जाएगी। और ये सब कुछ ग्रोथ को बिना कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए होता है। मगर फिर आया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और इस संकट ने सब कुछ बदल दिया। जो आम सहमति बनी हुई थी वो टूटने लगी। सेंट्रल बैंकों को ऐसे ऐसे काम करने पड़े जो उन्होंने पहले कभी नहीं किए थे, और इससे उनकी आज़ादी की लकीर धुंधली पड़ने लगी। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि मिशन कितना बदल गया है। 2008 से पहले काम सीधा था, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करो, लेकिन संकट के बाद उन्हें बाजार में सीधे पैसा डालना पड़ा, बड़े बड़े बैंकों को डूबने से बचाना पड़ा। और आज तो उन पर सरकारों की मदद करने का दबाव और भी ज्यादा है, चाहे वो ग्रोथ के लिए हो या फिर किसी महामारी जैसे संकट से निपटने के लिए। अब यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, कानूनी आज़ादी और असली आज़ादी में। मतलब कागज पर, कानून में, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की आज़ादी में कोई खास बदलाव नहीं आया है। लेकिन असल में क्या हो रहा है? सरकारी दबाव, राजनीतिक दखलंदाजी, इन सब की वजह से उनकी असली यानी डिफैक्टो आज़ादी लगातार कम होती जा रही है। चलिए अब सीधे भारत चलते हैं और देखते हैं कि ये तनाव असल में कैसा दिखता है। यहाँ हाल के कुछ सालों में भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच जो हुआ वो इसका एक क्लासिक उदाहरण है। ये बहस कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, लगभग 290 लाख करोड़ रुपए। ये वो विशाल रकम है जिसे आरबीआई मैनेज करता है। जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर जब पैसों के मैनेजमेंट की बात आती है तो कोई भी टकराव बहुत गंभीर हो जाता है। और आरबीआई का जो मूल काम है, जो 1934 के एक्ट में लिखा है, वो है स्थिरता बनाए रखना। याद रखिए, मौद्रिक स्थिरता, क्योंकि यही शब्द आगे चलकर टकराव की जड़ बनेगा। तो ये टकराव बढ़ा कैसे? सबसे पहले तो मतभेद सामने आए। सरकार चाहती थी कि छोटे बिजनेस को लोन आसानी से मिले और आरबीआई अपने मुनाफे का ज्यादा हिस्सा उसे दे। जब बात नहीं बनी तो सरकार ने आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 को इस्तेमाल करने की धमकी दी, एक ऐसा कदम जो इतिहास में पहले कभी नहीं उठाया गया था और जो सरकार को आरबीआई को सीधे निर्देश देने का अधिकार देता है। इस तनाव का नतीजा ये हुआ कि पहले गवर्नर और फिर एक डिप्टी गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया, और आखिरकार लीडरशिप बदलने के बाद आरबीआई ने सरकार को एक बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। तो झगड़ा असल में किस बात पे था? झगड़ा था पैसे को लेकर, आरबीआई के रिजर्व्स को लेकर। आरबीआई का कहना था कि ये पैसा भविष्य के किसी बड़े आर्थिक संकट से निपटने के लिए जरूरी है, जबकि सरकार को वो पैसा अपने दूसरी जरूरतों के लिए चाहिए था। अब इस झगड़े को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, बिमल जलान कमेटी। इस कमेटी ने एक सीधा सा रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि आरबीआई को अपनी बैलेंस शीट का एक तय हिस्सा
करीब 5.5 से 6.5% एक सेफ्टी बफर के तौर पर हमेशा रखना चाहिए। और क्योंकि उस वक्त आरबीआई के पास इस लिमिट से ज्यादा पैसा था, तो कमेटी की सिफारिशों ने सरकार को पैसे ट्रांसफर करने का रास्ता साफ कर दिया। ठीक है, तो ये सब तो हुआ, लेकिन सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है, इसका हम सब पर क्या असर होता है? क्योंकि इस तरह के टकराव सिर्फ अखबारों की हेडलाइन नहीं होते, इनका हमारी जेब पर सीधा असर पड़ता है। देखिए, होता क्या है कि जब देश की दो सबसे बड़ी आर्थिक संस्थाएं आमने सामने हों तो बाजार में घबराहट फैल जाती है, अनिश्चितता का माहौल बन जाता है और इसका सीधा नतीजा ये होता है कि देश के लिए यानी सरकार के लिए उधार लेना और भी महंगा हो जाता है। इसे फाइनेंशियल भाषा में सॉवरेन रिस्क प्रीमियम कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है वो एक्स्ट्रा ब्याज जो निवेशक किसी देश से मांगते हैं जब उन्हें लगता है कि वहां रिस्क बढ़ गया है। जब सेंट्रल बैंक की आज़ादी पे सवाल उठते हैं तो ये रिस्क बढ़ जाता है और फिर सरकार को कर्ज लेने के लिए ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक असर ये होता है कि जब लोगों को लगने लगे कि मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े फैसले अब आर्थिक तर्क से नहीं बल्कि राजनीति से हो रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक पर से भरोसा उठ जाता है। और एक बार ये भरोसा गया तो महंगाई बढ़ने की उम्मीदें बेकाबू हो जाती हैं, जिन्हें फिर कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां एक के बाद एक संकट आ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोई महामारी, क्या एक पूरी तरह से आज़ाद सेंट्रल बैंक का आइडिया अब भी प्रैक्टिकल है, या फिर अब वक्त आ गया है कि सरकारें और सेंट्रल बैंक पहले से कहीं ज़्यादा मिलकर काम करें? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, पर इसी सवाल का जवाब हमारी इकोनॉमी का भविष्य तय करेगा।